नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 59 पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 60th पार्ट देखेंगे, 60वां पार्ट देखेंगे, जिसमें 2 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज का जो प्रश्न है जीएस थर्ड पेपर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 119 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जितनी शब्द सीमा आपसे कही जा रही है उसी मात्रा में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो प्रश्न आपसे लिखने को कहा गया है उसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तथ्यों और जो डायग्राम है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। शब्दों का चयन जो है दोस्तों आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो आज का प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और क्या बढ़ती जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आलोचना, देखिए समालोचना का मतलब ये होता है कि आपको आलोचना भी करनी है प्लस थोड़ा बहुत आपको बैलेंस व्यू लेकर चलना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताना है। अब सबसे पहली बात देख लेते हैं, तो जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति जो है विश्व में जनसंख्या के स्तर पर दूसरे नंबर पर भारत आता है, पहले नंबर पर चाइना आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या हो गई है हमारे यहाँ भारत की। ठीक है, और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दबाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। समाज में बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो संसाधन हैं, संसाधनों की आपूर्ति में भी कमी आ रही है। तो हर तरीके से वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से एक दबाव की स्थिति देखी जा रही है। तो सबसे पहली बात यही कर लेते हैं कि जनसंख्या जो है जनसंख्या वृद्धि जो है निर्धनता का मुख्य कारण है। तो हाँ, पहले पार्ट में आप लोगों को ये ज़रूर दिखाना है कि हाँ बिल्कुल यह एक कारण है। क्योंकि देखिए जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भाई सीधी सी बात है, लोग ज़्यादा होंगे और सरकार के जो संसाधन हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, क्रिया और कार्य नीतियां हैं, वो अगर अच्छी नहीं हैं तो निर्धनता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हर प्रकार से समस्याएं देश में आएंगी ही आएंगी। जो बेरोजगारों की संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है तो। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग कहेंगे तो हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और जो बर्थ रेट है, ठीक है, जन्म दर है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो ये चीज़ें जनसंख्या वृद्धि एक निर्धनता का कारण बनती है। अब दूसरे प्रश्न में आई कि जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है, ठीक है, या निर्धनता आपका जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। तो सबसे पहली बात यही है कि हमारे यहाँ देखिए शिक्षा की कमी है। ठीक है, सबसे पहली बात यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा
अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोगों तक उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। जो हमारे यहाँ सामाजिक ताना-बाना है उसमें कहा भी जाता है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए। अब लेकिन शहरों में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें अब दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। लड़कियों ने भी अच्छे कार्य किए हैं और अच्छे पोजीशन को प्राप्त किया है। तो समय-समय चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अगर आज की डेट में भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे जाकर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। वहाँ पर तो अभी भी यही सोचा जाता है कि लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हैं। और क्या है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, ठीक है? जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, निर्धनता ज़्यादा होगी। अब निर्धनता ज़्यादा होगी तो जितनी भी बेसिक आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जैसे मकान है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी प्राप्ति लोगों को नहीं हो पाएगी, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो। और इसी से जुड़ा हुआ है आपका निर्धनता, ठीक है? इसमें कई कारण होते हैं कि निर्धनता के अगर कारण देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर तरीके से कारण ये माने जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी तो। ठीक है? और क्या है कि हमारे यहाँ जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको एक आय का ज़रिया नहीं है, जो मज़दूरी है वो बहुत कम दी जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, उनकी जो पौष्टिक चीज़ें हैं, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, उनके बच्चे, महिलाएँ वो कुपोषित होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोरी दिखाई पड़ती है निर्धनता के कारण। ठीक है? एक तो ज़्यादा जनसंख्या, ऊपर से निर्धनता, तो दोनों मिलाकर अगर समाज पर प्रभाव कहेंगे तो बहुत ही बुरा पड़ता है आके, और दोनों अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। ठीक है? शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी हमें देखने को मिलती है। देखिए, मृत्यु दर हमारे यहाँ अधिक है, ठीक है? इसके बावजूद भी हमारे यहाँ शारीरिक कमजोरियाँ हर एक व्यक्ति में, जैसे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और जो कुपोषण की एक अवस्था है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। समाज में जो लोग हैं उनके अंदर कुपोषण की मात्रा दिखाई देती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, चीज़ें, शिक्षा और सारी चीज़ों की वजह से जागृत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं है, निर्धनता है। ठीक है? क्योंकि सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन जो योजनाएं हैं सरकार, जो एक्चुअल लाभार्थी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है? तो ये समाज में जो लोगों का ताना बाना है और लोगों की जो क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। ठीक है? और क्या चीज़ें हैं कि जैसे हमारे यहाँ बच्चों को लिखने पढ़ने की क्षमता बहुत कम है। जैसे वर्तमान में भी देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पढ़ने लगे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो अच्छा नहीं है। उनको एक अच्छी रोजगारपरक शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा की तो बहुत दूर की बात है, जो बेसिक शिक्षा होती है वो अच्छे स्वरूप में नहीं मिलती, अच्छी गुणवत्ता की नहीं मिलती, जिसके कारण क्या है कि बच्चों की जो लिखने और पढ़ने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि अब निर्धनता की स्थिति बनती है कि उसको उस व्यक्ति को या उस लड़के को या लड़की को रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है? निर्धनता की स्थिति को बढ़ाता है और ऊपर से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है? तो ये तीनों मिलकर व्यक्ति की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ सामाजिक योजनाएं हैं, ठीक है, जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जागरूक ही नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है। अब इसके लिए हमारे यहाँ शिक्षा चाहिए। ठीक है? शिक्षा के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है? आप लोग भी देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूलों की हालत है और जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, अच्छा नहीं है, और जो सामाजिक योजनाओं का लाभ जो है वो एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनकी सामाजिक जो स्थिति है और ज़्यादा बिगड़ती रह जाती है। ऊपर से जनसंख्या अगर वृद्धि हो तो और ज़्यादा वो विकराल रूप ले लेती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या है कि जैसे देखिए, परिवार नियोजन की प्रक्रियाएं भी सही रूप में क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं,
कि भाई देखिए, अगर जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, निर्धनता को कम करना है, तो आपको परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। कई राज्यों ने जैसे चाइना है, चाइना टू चाइल्ड पॉलिसी को अपना रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि भारत में भी इन चीज़ों को क्रियान्वित करना होगा, परिवार नियोजन को कड़ाई से पालन करवाना होगा। और जिसकी वजह से जैसे जो परिवार नियोजन अगर अच्छे से कार्य किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ निर्धनता में भी कमी आएगी। ठीक है, और जो बेरोजगारों की संख्या है वो भी कम होगी, और जनसंख्या भी, मेनली क्या है, जनसंख्या में कमी आएगी, जो कि बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसको सही किया जा सकेगा। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण एक कुशल श्रम की उपलब्धता नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक शिक्षा पाना और एक कुशल शिक्षा पाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना, रोजगार परक शिक्षा पाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जिसकी वजह से क्या है कि हमारे भारत देश में चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। ऊपर से जनसंख्या ने सारा कुछ बिगाड़ रखा है, फैमिली प्लानिंग हो नहीं रही, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं, और लोग निर्धनता की तरफ मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, निर्धनता की स्थिति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार की तरफ सरकार समय समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उनका उनका भ्रष्टाचार और जो अनैतिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी नेताओं के द्वारा, तो और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल लाभार्थी है उन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वो निर्धनता की स्थिति में आते हैं। ऊपर से जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब जो लोग ज़्यादा निर्भर होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि जब अगर व्यक्ति कृषि पर निर्भरता ज़्यादा होगी, ठीक है, कृषि पर निर्भरता ज़्यादा होगी, अब उसको आय निर्धनता की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा वह व्यक्ति? या तो पलायन करेगा, और या तो अपने जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसी को और बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर का जो मतलब कृषि क्षेत्र जो है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कृषि जब अलाभकारी हो जाती है तो लोग उस पर कार्य नहीं करते, और उस पर कार्य नहीं करते तो वो अनेक जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट है आपका कि कृषि में लोगों की जो अधिकता है, ठीक है, वो भी बहुत देखी जाती है। अब सोच कर देखिए कि आज की डेट में अगर 10 लोग हैं परिवार में, तो 10 लोग कृषि में लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद में 2 बच्चे और आ गए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हुई तो 2 बच्चे और ज़्यादा आए, तो उनको भी क्या है, उनको भी कृषि में लगा दिया गया, क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहे, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी कृषि पर निर्भरता या अधिकता बहुत ज़्यादा होती जाती है। और क्या है कि हमारे यहाँ जैसे अच्छी शिक्षा के अभाव में भी रोजगार नहीं मिलते। ठीक है, देखिए, रोजगार निर्धनता की स्थिति को ठीक करना है तो स्वरोजगार और रोजगार को अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हों, जिससे उनका आय सृजन हो सके, जिससे उनका जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपकी अच्छी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और रोजगार बहुत ज़रूरी है। निर्धनता की स्थिति को सही करना है तो कहीं ना कहीं आय सृजन के तरीके ईजाद करने होंगे। ठीक है, अन्य अन्य प्रकार से कि स्वरोजगार हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई अन्य चीज़ हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। और जबकि हमारे यहाँ जो ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि जनसंख्या, एक तो जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही, जिसके कारण जो निर्धनता की स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऊपर से प्लस क्या करता है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो सही लोग तक पहुंच नहीं पाती। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलकर पूरी की पूरी बुरी स्थिति में पहुंचाता है जाकर। ठीक है, समय समय पर अनेकों प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार चलाती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छी तरीके से 200 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 2019 और 20 का अलग अलग चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर के प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या 120 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के बारे में अभी हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित चीज़ों पर और आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम जो है 2017, तो उसके बारे में, इन सारी चीज़ों में संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ठीक है, ग्रामर जो आपको यह उत्तर लिखना है, उत्तर को लिखने से पहले कुछ सावधानियों का ध्यान में रखना है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे जो आपका शब्दों का चयन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी समावेश करते हुए इस उत्तर को लिखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले चीज़ तो हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017। देखिए यह पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और यह नियम जो है 2017 में लाए गए थे। अब इसकी वो अधिसूचित जो किया गया है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में आर्द्र भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आर्द्र भूमियों का एक जो एरिया है उसमें कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो विलुप्त की अवस्था में आती जा रही हैं, जिससे उनमें जो एरिया है और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें एक डिक्रीज़ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दिशा निर्देशों को देख लेते हैं और उसमें से भी सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि जैसे हमारे यहाँ आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। अब देखिए दिशा निर्देशों को देख लेते हैं कि जैसे रामसर अधिसमय के जो रामसर कन्वेंशन है तो इसको 2 फरवरी 1971 को यह जो अधिसमय आया था इसको निर्धारित किया गया था और इसके अंतर्गत जितनी भी भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नामित आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए यह प्रावधान लाया गया था। अब देखिए दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं कि जैसे जो सभी आर्द्र भूमियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, उनका आकार क्या है, उसकी बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि वहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे कितनी मात्रा में हैं, उनकी संख्या अधिकता कितनी है। तो इन सारी चीज़ों की जांच करना, उसको संरक्षित करना, उसका प्रबंधन करना, पारिस्थितिक तंत्र के सेवा मूल्य जो हैं उनके लिए नियमों के तहत उनको कार्य करना। जो भी मतलब अगर कोई आर्थिक गतिविधियां अगर ऐसे क्षेत्रों में होती हैं तो उनका भी निरीक्षण करना, उनका संरक्षण करना और उनका प्रबंधन करना। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय है उसने एक एकीकृत प्रबंधन योजना बनाई है, जिसके तहत क्या है कि कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की प्रयास किया जा रहा है, कार्रवाइयों को किया जा रहा है और निगरानी भी की जा रही है। जितने भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करना, ये भी आपका जैसे आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम है तो इसी के अंतर्गत आता है कि जैसे आर्द्र भूमियों का सूची तैयार करना, कितनी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर स्थितियाँ हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि की सूची तैयार करने के साथ साथ उसमें क्या है कि जैसे लवणीय स्थिति, जैसे मान लीजिए कोई आर्द्र भूमि है, ठीक है, तो उसकी लवणीय स्थिति को ठीक करना, उस पर ज़्यादा विस्तार ना होने पाए, ऐसे कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो प्रभावित आर्द्र भूमियाँ हैं उनका आकलन करना कि जैसे आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ हुई हैं, जहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उसके आसपास में कोई आर्थिक गतिविधि शुरू हो रही है, सड़क निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है उस आर्द्र भूमि को नुकसान ना पहुँचे। जो प्रभावित आर्द्र भूमियाँ हैं या जिनको पहुँच चुका है, ठीक है, प्रभावित आर्द्र भूमियों का आकलन करना और उनका प्रबंधन एवं संरक्षण करना, तो यह कार्य इस जो नियम है इसके अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, आर्द्र भूमियों का युक्त युक्त प्रयोग, ठीक है, युक्त युक्त प्रयोग
करने की बात कही है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो नियम 2017 है उसके अंतर्गत जितनी भी आर्द्र भूमियाँ जो हमारे यहाँ वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने की बात कही गई है, और उनका उपयोग जो है बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जितनी भी जैसे मान लीजिए प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, तो प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए क्या है कि अगर कोई जो आर्द्र भूमियाँ जहाँ पर हैं तो उस पर कोई कार्य करने जा रहा है या उसके आसपास में कार्य करने जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा एक अनुमति की आवश्यकता, मतलब अनुमति के बाद में ही आप वहाँ पर कोई भी कार्य, आर्थिक गतिविधि या कोई भी गतिविधियाँ, प्रतिबंधित गतिविधियों को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी कई प्रावधान किए गए हैं कि जैसे जो कोई भी प्रतिबंधित गतिविधियों में जो चीज़ें मना की गई हैं वो अगर आप काम करते हैं तो उनका उल्लंघन करने पर आपको दंड का प्रावधान भी किया गया है। और देखिए जो जितने भी वेटलैंड्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, लगभग 26 से 27 हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको देख सकते हैं, उनको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सूचना देखिए, जैसे जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स की सूचना देने के लिए एक सूचना पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो उस पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रणनीतियाँ हैं, कार्रवाइयाँ हैं, निगरानी की प्रणालियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित किया जा सके, उनका प्रबंधन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, और अगर कोई जो प्रतिबंधित गतिविधि है तो वह अगर देखी जाती है तो उसको, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके, और हर तरीके से जो वेटलैंड्स हैं इनका संरक्षण किया जा सके और सुरक्षित किया जा सके, इनका प्रबंधन को अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए समय यही सही है, इसी समय आपके पास में पर्याप्त समय भी है और पूरा टाइम आपको मिल रहा है घर पे बैठे, तो आप लोग जितनी उत्तर लेखन क्षमता का विकास है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।